कोई बात नहीं, चलो। हाँ, शरीफ हो गया बच्चा, है ना। चलो, देखिए, एरोबिक रेस्पिरेशन के बिल्कुल एंड की तरफ हैं हम आज। इसको फिनिश कर ही देते हैं, बहुत थक गए इस चैप्टर को पढ़ पढ़ करके, है ना। एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या हो रहा है बेटा? रिफ्लेक्शन जैसा कुछ हो रहा है क्या? एक मिनट, हाँ। हाँ बेटा, ठीक है। एरोबिक रेस्पिरेशन चल रहा था हमारा, उसमें जो आज हमारी लास्ट क्लास है वो है लास्ट पाथवे के लिए। आपको याद है ना, एरोबिक रेस्पिरेशन में हमने दो पाथवे पढ़े थे कि एक तो नॉर्मल पाथवे होता है जिसके अंदर चार स्टेप्स थे, ग्लाइकोलाइसिस, लिंक रिएक्शन, पीसीए साइकिल और एक टर्मिनल ऑक्सीडेशन, है ना, जिसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम था और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन था। एक सेकंड पाथवे था जो कि ऑल्टरनेट पाथवे था नॉर्मल के अलावा, है ना। या हम उसे कह सकते हैं पेंटोस फॉस्फेट पाथवे। ये था एक और, इसे पढ़ते हैं आज हम कि क्या होता है पीपीपी, पेंटोस फॉस्फेट पाथवे। या इसे हम क्या भी कहते हैं, ऑल्टरनेट पाथवे ऑफ रेस्पिरेशन है ये, ऑल्टरनेट पाथवे ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन है ये भी। ठीक है, ये कब चलेगा, कहां चलेगा और कैसे चलेगा, ये हमें समझना है। सबसे पहले तो जो कि डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं इससे, ज्यादा डिटेल हमें बिल्कुल भी नहीं पढ़नी है इसकी, तो प्लीज घबराइएगा नहीं। एक या दो क्वेश्चंस जो आते हैं वो डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, इसका दूसरा नाम और क्या हो सकता है, तो हमें बस इसके वो नाम यहाँ पे डिस्कस करने हैं। ठीक है। दिस पाथवे इज ऑल्सो टू बी नोन एज, इस पाथवे को देखिए हम क्या क्या नाम बोलते हैं। इस पाथवे का एक नाम है हेक्सोस, ठीक है, मोनोफॉस्फेट, मोनोफॉस्फेट संट पाथवे, संट पाथवे, यानी कि HMP, HMPS संट पाथवे, या सिर्फ टी तक लिख लीजिएगा, HMP पाथवे, HMP संट। ठीक है, एक तो इसका ये नाम है। एक साइंटिस्ट, जिस साइंटिस्ट ने इसका नाम दिया था उनके बेसिस पर है, और ये सब इसके नाम हैं। और एक साइंटिस्ट थे, जनरली दो दो साइंटिस्ट थे, वार्बर थे, एक लिपमैन एंड डिकेंस। उन्होंने इस पाथवे को सबसे पहले देखा था, तो इसीलिए इसको एक और भी नाम दे देते हैं, वारबर्ग, लिपमैन, डिकेन पाथवे। ये भी इसी पाथवे का नाम है। डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं यहाँ से, ज्यादा कोई ऐसा नहीं है कि इसमें आपको घुमा फिरा के कुछ पूछा जाएगा। ठीक है, एक और इसका नाम है, थर्ड इज और फॉस्फोग्लूकोनेट पाथवे। ठीक है, थर्ड इज फॉस्फोग्लूकोनेट पाथवे, फॉस्फोग्लूकोलेट पाथवे। ये तीन पाथवे होते हैं, मतलब ये सब इसके नाम है, पीपीपी ऑल्टरनेट पाथवे, हेक्सोस मोनोफॉस्फेट शंट पाथवे, जिस साइंटिस्ट ने नाम दिया था ये साइंटिस्ट के नाम पर है, सेकंड वाला जो है साइंटिस्ट नेम, है ना। और ये फॉस्फोग्लूकोलेट पाथवे है। चलिए, इसमें होता क्या है, पहले तो हम इसे देखेंगे कि ये कहां कहां पर होता है। साइटोप्लाज्म, देखिए क्या होता है आपको बताती हूँ। हमारी बॉडी के अंदर में एक तो एरोबिक पाथवे चल रहा है सेल्स के अंदर में, ठीक है। साइटोप्लाज्म में ग्लाइकोलाइसिस चल रही है, सब कुछ चल रहा है। उसमें से जो कुछ ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स होते हैं, ग्लूकोज का कन्वर्जन किसमें होता है, सबसे पहले ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में, पहली बार। तो जो कुछ ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो तो एंटर करेंगे, आगे की कहानी को चलाएंगे।
ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बनेगा, फ्रक्टोज 1,6 बिस्फॉस्फेट बनेगा, फिर उसका ब्रेक डाउन होगा, फिर डाइहाइड्रोक्सीएसीटोन फॉस्फेट में, और फिर पीजीएएल में उसका कन्वर्जन होगा। तो इस तरह से एक तो ग्लाइकोलाइसिस चला रहे हैं कुछ ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के मॉलिक्यूल्स को। कुछ जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी क्या कहानी होती है, वो इस पाथवे को चलाते हैं, इसीलिए इसको बोला गया ऑल्टरनेट पाथवे। एक तरफ तो चली जाए, वो तो रेगुलर बेसिस है, वो तो नॉर्मल पाथवे है ही है, लेकिन कुछ ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के मॉलिक्यूल इस वाले पाथवे को कैरी डाउन करते हैं, और ये भी ऑक्सीजन के ही प्रेजेंस में होता है, इसीलिए हमने इसको एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर ही पढ़ रहे हैं। दूसरी बात, ये जो पाथवे है ये सब में होता है, चाहे आपके, क्योंकि ये कहाँ होता है, साइटोप्लाज्म में देखने को मिलता है। ये जो पाथवे होता है कहाँ देखने को मिलता है, इट अकर्स इन साइटोप्लाज्म। और हम जानते हैं कि साइटोप्लाज्म या साइटोसोल जो है वो तो सबके अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है, सबके अंदर मतलब चाहे यूकैरियोटिक सेल हो चाहे प्रोकैरियोटिक सेल हो। तो ये साइटोप्लाज्म में इसका मतलब कि इट अकर्स इन बोथ प्रोकैरियोट्स एज वेल एज इन यूकैरियोट्स। इसके अलावा ये प्लांट सेल्स के क्लोरोप्लास्ट में भी देखने को मिलता है, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट में भी यहाँ पे ये जो पेंटोज फॉस्फेट पाथवे है ये उसको फॉर्म करता है, चलाता है उसको। कोई डाउट यहाँ तक, ठीक है। दूसरी बात, अभी मैंने क्या बोला कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से इसकी कहानी शुरू होती है, इसीलिए हमने लिखा हुआ है पेंटोज फॉस्फेट। अरे पेंटोज फॉस्फेट क्यों बोलते हैं वो भी आपको बताऊंगी। अभी तक हम देख रहे थे ग्लाइकोलाइसिस में क्या बनते हैं, NADH प्लस H प्लस, है ना, रिड्यूस को एंजाइम्स जो थे वही तो बन रहे थे। उनमें क्या थे, हिडन अमाउंट में एनर्जी स्टोर थी, और जब वो एंटर करते हैं किसके अंदर में, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के अंदर में, तो उनसे एनर्जी रिलीज होती है। यहाँ पर NADH2 का फॉर्मेशन नहीं होता है, यहाँ पर होता है NADPH प्लस H प्लस का फॉर्मेशन होता है, NADPH2 का फॉर्मेशन होता है। तो जो P है ना यहाँ पे जो फॉस्फेट है, वो फॉस्फेट न्यूक्लियोटाइड्स के सिंथेसिस में हेल्प करता है, ठीक है, छोटे छोटे से यूनिट्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स के जो यूनिट्स है उनमें हेल्प करता है। उसी फॉस्फेट यानी कि इस फॉस्फेट की वजह से हमारी बॉडी के अंदर में कुछ पेंटोज शुगर बनती है, इसीलिए इसको बोला गया पेंटोज फॉस्फेट, ठीक है। जिसका फॉस्फेट है, क्योंकि हमें पता है ना न्यूक्लियोटाइड यूनिट्स में क्या क्या होता है, फॉस्फेट होता है, आपके नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं, और आपका एक राइबोज शुगर होता है। अगर DNA होगा तो डीऑक्सीराइबोज होगा, ठीक है। तो ये कुछ राइबोज शुगर से बनाता है जिनसे हमारे DNA यानी कि जेनेटिक मटेरियल का फॉर्मेशन होता है। ये सारी कहानी करने के लिए ही पेंटोज फॉस्फेट चलता है। कुछ ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स तो आगे तक पूरी कहानी को चलाते हैं, और कुछ जो उसके एक्स्ट्रा मॉलिक्यूल्स होते हैं वो साइटोप्लाज्म में ही रह जाते हैं, और साइटोप्लाज्म में रह करके इस वाले पाथवे को कंप्लीट करते हैं। वहां पर NADH2 और FADH2 का फॉर्मेशन होता है, डायरेक्ट ATP का फॉर्मेशन होता है, यहाँ पर NADPH2 का फॉर्मेशन होता है। एक ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से पेंटोज फॉस्फेट पाथवे जब कंप्लीट होता है तो यहाँ पे जनरली हाँ 12 NADPH2 का फॉर्मेशन होता है, 12 का, एक से। और एक NADH2 वहां भी 3 ATP के बराबर होता है, यहाँ पर भी एक NADPH2 3 ATP के बराबर होता है। तो जब 12 NADPH2 बनेंगे तो टोटल कितना, वही मल्टीप्लाई कर देंगे हम 3 के साथ में, तो कितना 36 ATP हमें यहाँ पर भी मिलती है। समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। दूसरी बात एक चीज और है, देखिए आपको याद है ना, हमारे जो माइटोकॉन्ड्रियल सेल्स हैं, हमारे जो माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया में न्यूक्लियस नहीं होता है, हम जानते हैं ये बात कि माइटोकॉन्ड्रिया में न्यूक्लियस नहीं होता, वो एन्यूक्लिएटेड सेल्स होती हैं, ठीक है। अगर, और यहाँ तक कि माइटोकॉन्ड्रिया में वैसे तो क्या चल रही थी, तीसरी साइकिल चल रही है, क्योंकि वहां पे क्या है, रिड्यूस्ड कोएंजाइम्स, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी माइटोकॉन्ड्रियल इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में चल रहा है। लेकिन इसके साथ साथ भी जब जनरली कैसे वाले माइटोकॉन्ड्रियल सेल्स होते हैं, जब अडल्ट वाले माइटोकॉन्ड्रियल सेल्स होते हैं तो उनके पास में न्यूक्लियस नहीं होता, उसकी वजह से उनमें वहां पर वो साइकिल नहीं चल पाती है, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम और क्रेब्स साइकिल। अगर नहीं चल पाएगी तो भाई वहां तो आपको पता है ना, माइटोकॉन्ड्रिया तो एक एनर्जी हाउस है, वहां तो लगातार एनर्जी चाहिए, तो वहां पर एनर्जी कहाँ से आती है, वहां पर एनर्जी यहाँ से आती है, 36 ATP से आती है। क्लियर है, शुरुआत पूरी कहानी कहाँ पर होती है, यहीं पे होती है, लेकिन एनर्जी तो स्टोर सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया में ही होगी। ये है किसके अंदर में, पेंटोज फॉस्फेट पाथवे के अंदर में। समझ में आया यहाँ तक कि नहीं आया। तो मैं इसके नीचे क्या लिखूंगी, यानी कि किस किस में वर्क करती है,
दिस पाथवे वर्क्स इन साइटोप्लाज्म, या मैं इसको साइटोसोल भी कह सकती हूँ, ठीक है। इसके अलावा और भी कहाँ पे है ये, एंड क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। अब एक चीज तो ये हो गई, दूसरे हम जानते हैं साइटोप्लाज्म में ही चलता है पेंटोस फॉस्फेट पाथवे, इसके अलावा हाँ क्लोरोप्लास्ट में भी होता है, यानी कि ये दोनों में ही होता है। अच्छा यहाँ पर भी क्या है कि हमें एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर में पढ़ रहे हैं, तो ये जो वर्क करेगा साइटोप्लाज्म या साइटोसोल या माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर में, काम तो ये उसी के अंदर ही करेगा, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन के ही अंदर काम करेगा, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में काम नहीं करेगा, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में काम करेगा। दूसरी बात हम जानते हैं कि ये किस किस में वर्क करता है, दोनों में ही वर्क करता है, ठीक है। इट वर्क्स इन बोथ बोथ ऑर्गेनिजम्स। अब बोथ ऑर्गेनिजम्स में हमें प्लांट और एनिमल कंसीडर मत कर लीजिएगा, बोथ मतलब प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स एंड यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक, ठीक है। यहां तक नोट करिएगा, फिर हम आगे बढ़ते हैं, प्लीज जल्दी से यहां तक नोट करिएगा, स्क्रीनशॉट लीजिएगा जो भी करना है। ये आप लोग क्या चैट करते रहते हो आपस में, नवीन चैप्टर, नया चैप्टर कराएंगे स्टार्ट, डोंट वरी, नए चैप्टर के लिए क्यों आप अभी से इतने परेशान हो रहे हो। नोट इट डाउन, डन डन डन। लास्ट लाइन क्या है, लास्ट लाइन है इट वर्क्स इन बोथ ऑर्गेनिजम्स, कौन कौन से, चाहे वो प्रोकैरियोटिक हैं चाहे वो यूकैरियोटिक हैं, सब में होता है, ठीक है। देखिएगा अभी मैंने आपको क्या बताया था कि माइटोकॉन्ड्रिया में तो जनरली टीसी साइकिल चल रही है, वहां पे तो खूब सारी एनर्जी मिल रही है। हमारी बॉडी के ना कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जनरली जिनमें एनर्जी की तो जरूरत होती है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा मेटाबॉलिक एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं, लेकिन उनके पास में ना तो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, याद रखिएगा, और ना ही उनके पास में न्यूक्लियस होता है। ऐसे कोई सेल का एग्जाम्पल बता सकते हैं आप मुझे, that we have which does not have mitochondria or nucleus both? आंसर मैसेज के थ्रू नहीं, अच्छा कर दिया, बताओगे एक सेल का नेम, बैक्टीरिया। अच्छा मैं बैक्टीरिया की बात नहीं कर रही, मैं तो अपनी बात कर रही हूँ कि हमारे अंदर कोई ऐसी सेल होती है क्या, यूकैरियोट्स के अंदर कोई ऐसी सेल होती है, होती है, कौन सी, आरबीसी, याद आया, रेड ब्लड सेल्स, यस निशा ने किया, अभिषेक ने किया, आरबीसी, वेरी गुड। आरबीसी हमारी जब मेटल यानी कि जो आरबीसी होती है, आरबीसी के पास में आपको पता होगा कि उनमें क्या नहीं होता है, न्यूक्लियस नहीं होता, इन्यूक्लिएटेड सेल्स होती हैं वो, और अडल्ट स्टेज में उनके पास में माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं होता है। अब क्वेश्चन ये आ जाता है कि अगर उनके पास में माइटोकॉन्ड्रिया ही नहीं है, हम तो जानते हैं ना कि माइटोकॉन्ड्रिया में तो सबसे ज्यादा जो एटीपी जनरेट हो रही है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के थ्रू। अब अगर उसमें माइटोकॉन्ड्रिया ही नहीं है तो उसका मतलब ना तो उसमें टी साइकिल चलेगी, ना तो उसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम होगा, तो फिर वहां पर एनर्जी कैसे जनरेट होगी, तो वो जो एनर्जी आती है वो इस पाथवे से आती है। वहां भी 36 एटीपी का फॉर्मेशन होता है अगर ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट संट के थ्रू ग्लाइकोलाइटिक NADH2 एंटर कर रहा है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में, तो अदरवाइज तो मेलेट एस्पार्टेट संट के थ्रू अगर एंटर कर रहा है ग्लाइकोलाइटिक NADH2 माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में, तो 38 एटीपी है, 36 हो या 38 एटीपी हो, दे आर मच मोर सफिशिएंट, है ना, जस्ट टू परफॉर्म द ऑल मेटाबॉलिक और जितनी भी आपकी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज हैं सेल्स के अंदर उन सबको प्रोसीड कराने के लिए इतना अमाउंट ऑफ एनर्जी सफिशिएंट है। लेकिन जिन सेल्स के पास माइटोकॉन्ड्रिया ही नहीं है और न्यूक्लियस भी नहीं है, उन सेल्स में कहां से एनर्जी आएगी, उन सेल्स में यहां से एनर्जी आएगी। आया समझ में? तो चलिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और पूछा जाता है। ये तो हमें समझ में आ गया है कि साइटोप्लाज्म, भाई देखिए आरबीसी के पास में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है तो क्या हुआ, न्यूक्लियस नहीं है तो क्या हुआ, साइटोसोल तो है उसके पास,
साइटोप्लाज्म तो है, यानी कि उसमें पेंटोज फॉस्फेट पाथवे तो चल नहीं सकता है ना। तो अच्छा, क्या आरबीसी तो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन आरबीसी के अलावा भी हमारी बॉडी के बहुत सारे ऐसे सेल्स हैं, जैसे कि लिवर सेल्स है हमारे, ओवरी है, मेमोरी ग्लैंड सेल्स है, सीड्स होते हैं, कुछ जर्मिनेटिंग सीड्स होते हैं, ठीक है, उन सब में भी पेंटोज फॉस्फेट पाथवे चलता है, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा इसमें, हम इसका डिटेल बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे, हमें जितना काम का है उतना पढ़ेंगे, ठीक है। इट हैज रोल इन मोस्ट इंपॉर्टेंट आरबीसी, मोस्ट इंपॉर्टेंट बिकॉज आरबीसी के पास में ना तो माइटोकॉन्ड्रिया होता है और ना ही तो इनके पास में न्यूक्लियस होता है, बट फिर भी इनके पास में सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी स्टोर होती है, 36 अमाउंट एटीपी के मॉलिक्यूल्स ही यहाँ पे भी फॉर्म होते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस पेंटोज फॉस्फेट पाथवे, पी की वजह से, ठीक है। आरबीसी के अलावा हमारे में कहाँ कहाँ भी होती है ये, ओवेरी, एडिपोज टिश्यू, वहां पर भी ये चलती है, एडिपोज टिश्यूज, मेमोरी ग्लैंड्स, ठीक है, मेमोरी ग्लैंड्स, जर्मिनेटिंग सीड्स, ठीक है, लिवर, हाँ लिवर सेल्स में भी है ऑफ कोर्स, एंड जर्मिनेटिंग सीड्स एक्सेट्रा। एक्सेट्रा नहीं लिखूंगी, अगर एक्सेट्रा लिख दूंगी तो फिर इसके अलावा मतलब क्या हो जाएगा कि इनके अलावा भी क्या हो रही है और भी ज्यादा प्रेजेंट हो रही है। इसमें अच्छे से भी नहीं दिख रहा है बोर्ड का, एक मिनट बेटा, हाँ अब देखिएगा, अब दिख रहा है, आई थिंक अब तो देखना चाहिए। बेटा बोलो जानवी, अभी दिख रहा है क्या? इट हैज रोल इन आरबीसी, ओवेरी, एडिपोज टिश्यू, मेमोरी ग्लैंड्स, लिवर एंड जर्मिनेटिंग। ये कौन है डीएसएलआर वाला? ठीक है। इसके अलावा अगर हमारे माइटोकॉन्ड्रिया कभी कभी क्या हो जाए, पॉइजन हो जाए, टॉक्सिक हो जाए, तो भी हमारी बॉडी की जो सेल्स होती है उनको जो अमाउंट ऑफ एनर्जी मिलती है वो इस पाथवे की वजह से ही मिलती है, ठीक है। तो इनमें तो ये काम करेगा ही करेगा, डेफिनेट करेगा, लेकिन इसके अलावा ये और भी कहाँ वर्क करता है, इट ऑल्सो वर्क्स इन, ठीक है, कब वर्क करेगा, या इन इट ऑल्सो वर्क्स इफ माइटोकॉन्ड्रिया is poisoned, माइटोकॉन्ड्रिया इज पॉइजन्ड। अगर माइटोकॉन्ड्रिया टॉक्सिक हो जाए या काम करना बंद कर देता है तो भी हमारे जो बॉडी सेल्स होते हैं उनको सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या होती है, सप्लाई होती है, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस पाथवे की वजह से। ये पाथवे अगर कभी क्वेश्चन आता है कि कहाँ से स्टार्ट होता है, बाकी के तो सब कहां से हुए, ग्लूकोज से, ग्लूकोज का कन्वर्जन हुआ ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में, तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के कुछ मॉलिक्यूल्स तो आगे तक जाते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम तक, अगर वो एरोबिक रेस्पिरेशन में चल रही हैं तो, अगर नहीं है तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के कुछ एक्स्ट्रा भी मॉलिक्यूल्स होते हैं वो इस पाथवे को फॉलो करते हैं, ठीक है। तो यानी कि ये कहां से शुरुआत होती है, कहां से इसकी स्टार्टिंग होती है, इट स्टार्ट्स विद, इट स्टार्ट्स विद ग्लूकोज 6 phosphate, starts with glucose 6 phosphate, ठीक है। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से पेंटोज फॉस्फेट पाथवे की कहानी क्या होती है, स्टार्ट होती है। एक पीपीपी पाथवे में 12 NADPH2 फॉर्म होते हैं, याद रखिएगा, यानी कि इट गिव्स 12 NADPH2, it gives 12 NADPH2 in one pathway, ठीक है। एंड हम जानते हैं वही सेम है यहां पर भी, 1 NADPH2 इज इक्वल्स टू 3 ATP मॉलिक्यूल्स। तो बेटा अगर ये 3 और 12 का हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, सेम कहानी,
36 एटीपी के मॉलिक्यूल्स यहाँ पर भी मिलते हैं हमारे सेल्स को। ठीक है, जिन सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया स्पेशली एब्सेंट होता है उनमें तो यही चलता है, और उनमें सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या होती है, जनरेट होती है। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पे हम जानते हैं ये तो क्या है, दिस इज व्हाट, दिस इज नेट गेन ऑफ एटीपी। इसके अलावा इसमें जो ये फॉस्फेट होता है ये वाला, वहां था NADH2, यहाँ पर है NADPH2। ये जो फॉस्फेट होता है ये बेसिकली हमें क्या प्रोवाइड करता है, ये जो फॉस्फेट है ये हमें न्यूक्लियोटाइड्स के यूनिट्स प्रोवाइड करता है। लेकिन अगर मैं इसकी ओवरऑल बात करती हूँ कि एनर्जी के साथ साथ में जो NADPH2 है, यानी कि ये जो NADPH2 इस पाथवे में बन रहा है ना, तो ये PPP पाथवे में क्या क्या प्रोवाइड करता है ये मैंने आपको बता दिया है। दिस फॉस्फेट प्रोवाइड्स न्यूक्लियोटाइड्स, यूनिट्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स या न्यूक्लियोटाइड्स यूनिट्स। हमारी बॉडी में न्यूक्लियोटाइड्स यूनिट्स जो बनते हैं वो इसकी वजह से बनते हैं, फॉस्फेट की वजह से, जो कि पीपीपी के अंदर में जब फॉर्म होता है तब। इसके अलावा सिर्फ क्या यही बनता है या कुछ और भी बनता है, और भी बहुत कुछ बनता है। तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ पीपीपी, यानी कि इस पाथवे की बात हो रही है। इट प्रोवाइड्स, ये हमें देखिएगा क्या क्या प्रोवाइड करता है। ये हमें कुछ जनरली पेंटोज शुगर देता है, इसीलिए इसका नाम है पेंटोज शुगर। याद आया, कौन सी पेंटोज शुगर, 5 कार्बन से मिलकर के बनी हुई होंगी जो कि, और वो पेंटोज शुगर में क्या हो सकता है, राइबोज हो सकता है, डिऑक्सीराइबोज हो सकता है, जो हमारे जेनेटिक मटेरियल को बनाने के लिए बहुत ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो पेंटोज शुगर, पेंटोज शुगर्स, और ये पेंटोज शुगर्स रिस्पॉन्सिबल होंगी फॉर्मेशन ऑफ डीएनए एंड आरएनए के लिए। ठीक है, इसके अलावा हमें ये और भी क्या देता है, ये हमें राइबोस 5 फॉस्फेट भी देता है। ठीक है, राइबोस 5 फॉस्फेट, याद आया हमने फोटोसिंथेसिस में उसकी बात करी थी, राइबोस फॉस्फेट है ना। तो ये इसकी वजह से, क्योंकि राइबोस भी आपकी पेंटोज शुगर ही तो है और फॉस्फेट है ही, तो राइबोस 5 कार्बन पे फॉस्फेट लगा होता है, तो राइबोस 5 फॉस्फेट भी इससे मिलता है, जो कि फोटोसिंथेसिस में, इसीलिए बोला था मैंने स्टार्टिंग में कि क्लोरोप्लास्ट में भी ये बातें होता है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे कुछ 4 कार्बन की शुगर भी मिलती है, इराइथ्रोज शुगर्स भी मिलती है। ठीक है, इराइथ्रोज शुगर्स, और सिंपली मैं कह दूं यूनिट्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है, यूनिट्स, या अगर मैं न्यूक्लियोटाइड्स की बात करूं, या यूनिट्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स ही कह देते हैं हम, या न्यूक्लियोटाइड्स, नहीं यूनिट्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड ही बेटर है, ऐसे लिख लीजिए ऐसे। ठीक है, यूनिट्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, ये सारी चीजें हमें इस पीपीपी पाथवे से मिलती हैं, हमारे बॉडी को मिलती हैं। ठीक है, हम जानते हैं कि जो NADPH2 है, ये इससे भी 3 एटीपी के ही मॉलिक्यूल्स जनरेट होते हैं। एक पाथवे के कंप्लीट होने में, एक ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का जब कंप्लीट इसके थ्रू ऑक्सीडेशन होता है, तो वही सेम यहाँ पर 12 NADPH2 का फॉर्मेशन होता है, 12। डायरेक्ट क्वेश्चन है ये, एक NADPH2 इक्वल्स टू वही सेम 3 एटीपी है, टोटल नेट गेन पीपी के अंदर भी 36 एटीपी का ही होता है। कहां पे होता है, सबसे ज्यादा क्वेश्चंस इस पे आते हैं, ऑल्दो कि इन सब में होता है, लेकिन सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होता है वो इस पे आता है आरबीसी, क्योंकि इसके पास में ना तो माइटोकॉन्ड्रिया होता है ना तो न्यूक्लियस सेल्स होती हैं, न्यूक्लियस ऑर्गेनेल होता है, इसकी वजह से उसमें भी क्या होता है, सेम 36 एटीपी के मॉलिक्यूल का ही फॉर्मेशन होता है। कहां से ये साइकिल स्टार्ट होती है, यहां से स्टार्ट होती है। ठीक है, किसके अंदर होती है, साइटोप्लाज्म, साइटोसोल, क्लोरोप्लास्ट के अंदर होती है। क्या क्या हमें इससे मिलता है, ये सब हमें इससे फॉर्म होते हैं। इट इज योर पेंटोज फॉस्फेट पाथवे। कोई डाउट है यहां तक, कोई डाउट है यहां तक, न्यूक्लियोटाइड्स यूनिट्स प्रोवाइड के आगे क्या है बेटा, पीपीपी प्रोवाइड्स, प्रोवाइड्स दो जगह पे है, एक तो ये भी प्रोवाइड है, यहां तो लिखा हुआ है कि ये जो NADPH2 का जो फॉस्फेट है, इट प्रोवाइड्स न्यूक्लियोटाइड्स यूनिट्स में इसका यूज हो जाता है। एक यहाँ है पीपीपी प्रोवाइड्स के आगे ये है कि हमें क्या क्या मिलता है, पेंटोज शुगर्स मिलती है, जिनसे DNA RNA का फॉर्मेशन होता है।
राइबोज शुगर्स मिलती हैं, राइबोज 5 फॉस्फेट, इरिथ्रोज मिलती हैं, इरिथ्रोज शुगर्स, और कुछ वही सेम यूनिट्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स मिलती हैं। जब यूनिट्स मिलेंगी न्यूक्लियोटाइड्स की तो ये सब हमें किस में हेल्प करेंगे, न्यूक्लिक एसिड यानी कि डीएनए और आरएनए के फॉर्मेशन में हेल्प करेंगे न्यूक्लिक एसिड, और सिंथेसिस और फोटोसिंथेसिस में भी हमें इसी पाथवे के थ्रू क्या होती है, हेल्प होती है। ठीक है, फोटोसिंथेसिस में भी क्या होती है, इसी पाथवे के थ्रू हेल्प होती है। ये कभी पूछा नहीं जाता लेकिन आपको पता होना चाहिए पीपीपी के थ्रू ही फोटोसिंथेसिस कंप्लीट होती है। आया समझ में? इतना ही आपके लेवल पे पीपीपी के बारे में जानना इतना बहुत है। क्वेश्चंस जहां जहां से आते हैं मैंने आपको बता दिया। साइंटिस्ट का नेम जरूर याद रख लेगा क्योंकि उसका भी डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि इसे और भी क्या कहते हैं। ठीक है, कंप्लीट हुआ। अब आगे बढ़ जाएं। नो, जल्दी करिएगा तो फिर। रब कर दूं क्या बच्चों? डन। चलिए, अब इस चैप्टर का बिल्कुल जो एंड टॉपिक है उसके साथ हम इस क्लास को फिनिश करते हैं, और वो है आपका फैक्टर्स अफेक्टिंग रेस्पिरेशन। ठीक है, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स के अंदर जो लास्ट टॉपिक है वो है फैक्टर्स अफेक्टिंग रेस्पिरेशन। फैक्टर्स अफेक्ट अफेक्टिंग रेस्पिरेशन। देखिए कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि रेट ऑफ रेस्पिरेशन को अफेक्ट करते हैं। सबसे पहला एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर जो होता है वो है टेम्परेचर। टेम्परेचर, देखिए टेम्परेचर की अगर मैं बात करती हूँ 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड, या हम 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक की बात करते हैं, अगर 25 टू 30 डिग्री, किसी बुक में आपको 20 टू 25 मिलेगा या किसी बुक में 25 टू 30 मिलेगा। अगर मैं लिख दूं यहाँ पे सीधा 20 टू 30 डिग्री सेंटीग्रेड जो टेम्परेचर है ये बेस्ट होता है, या ये कह दूं कि दिस टेम्परेचर इज ऑप्टिमम टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर इज ऑप्टिमम। ठीक है, ये ऑप्टिमम का मतलब क्या होता है, ऑप्टिमम का मतलब है ये सबसे अच्छा टेम्परेचर है। इतने टेम्परेचर पे सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटी बहुत अच्छे से होती है। ठीक है, तो ये वाला जो टेम्परेचर है दिस वन इज बेस्ट होता है फॉर रेस्पिरेशन। अच्छा, क्यों इसमें टेम्परेचर का इन्वॉल्व किया जा रहा है समझिएगा। रेस्पिरेशन कैसी प्रोसेस है, एक एम्फिबॉलिक पाथवे, एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। कोई भी बायोलॉजिकल प्रोसेस हमारी बिना एंजाइम्स के होती ही नहीं है, ये बात हम जानते हैं। हर एक बायोलॉजिकल रिएक्शंस में एंजाइम्स का इन्वॉल्वमेंट जरूरी है, और एंजाइम्स जो वर्क करते हैं, एंजाइम्स कैसे होते हैं, एंजाइम्स का आपको पता है एंजाइम्स आर प्रोटीनेशियस इन नेचर, प्रोटीन्स की तो होते हैं एंजाइम्स। और अगर हम प्रोटीन्स की बात करते हैं तो प्रोटीन्स हमेशा जो अपना बेस्ट रिजल्ट देती है वो ऑप्टिमम टेम्परेचर पे देती है। अगर इस ऑप्टिमम टेम्परेचर से टेम्परेचर नीचे जा रहा है, लो है, तो भी हमें रिजल्ट्स अच्छे नहीं मिलते हैं, और अगर इससे हाई जा रहा है तो भी अच्छे नहीं मिलते। लो में क्या होता है, लो में जो एंजाइम्स होते हैं वो इनएक्टिव हो जाते हैं। लो टेम्परेचर में फ्रिज में हम खाना रखते हैं ना, फ्रिज में खाना खराब नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, हमें पता है ना, क्योंकि उतने लो टेम्परेचर पे खाना कौन खराब करते हैं, बैक्टीरिया, फंजाई, माइक्रोब से तो खराब करते हैं। तो उनके जो एंजाइम्स होते हैं ना उतने लो टेम्परेचर पे इनएक्टिव हो जाते हैं, इसलिए हमारा खाना सेफ रहता है फ्रिज के अंदर, खराब नहीं होता है। क्योंकि उनके एंजाइम्स क्या नहीं कर पाते, एक्टिव नहीं हो पाते उतने लो टेम्परेचर पे, और जिसकी वजह से वो एक्टिविटीज परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। हाई टेम्परेचर पे क्या होता है, ये तो लो टेम्परेचर की कहानी पड़ ली, इनएक्टिव हो गए, काम नहीं हो रहा है। तो यानी कि अगर इससे नीचे टेम्परेचर जाएगा तो भी रेस्पिरेशन अफेक्ट होगी। हाई टेम्परेचर, अगर हाई टेम्परेचर की बात करते हैं हम, तो हाई टेम्परेचर पे एंजाइम्स क्या है, प्रोटीन्स हैं, और प्रोटीन से डिनेचर हो जाते हैं, परमानेंटली डिनेचर हो जाते हैं, होते ही नहीं है। जब वो डिनेचर हो गए तो अब तो कोई भी रिएक्शन होगी ही नहीं। इसीलिए इससे नीचे और इससे ऊपर, अगर मैं इससे ऊपर की बात करती हूँ तो ये तो बेस्ट टेम्परेचर है, ये हम जानते हैं।
इसके अलावा यहां पे क्या होता है कि अगर अप टू 42 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर तक भी रेस्पिरेशन हो सकता है, ठीक है, अप टू 42 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर क्या हो सकते हैं, एंजाइम्स एक्टिव हो सकते हैं, नॉट रेस्पिरेशन, एंजाइम्स जो है, एंजाइम्स में एक्टिव, देन इतने डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर तक भी, तो इसका मतलब है कि यहां तक भी रेस्पिरेशन अफेक्ट नहीं होगी। लेकिन अगर 42 डिग्री सेंटीग्रेड से टेम्परेचर ज्यादा है तो एंजाइम्स क्या हो जाते हैं, परमानेंटली डिनेचर हो जाते हैं, ठीक है। इफ मोर देन 42 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, ठीक है, इफ मोर देन 42 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, देन एंजाइम्स क्या होते हैं, एंजाइम्स डीनेचर्ड परमानेंटली, डीनेचर्ड परमानेंटली, ठीक है, परमानेंटली। एक कहानी ये हो गई। अब दूसरी बात है कि अगर 42 डिग्री यानी कि इस टेम्परेचर से, ऑप्टिमम टेम्परेचर से लोअर है, तो परमानेंट डिनेचर तो नहीं होते हैं, पर वो इनएक्टिव हो जाते हैं। और जब कोई इनएक्टिव हो गए तो सीधी सी बात है, वही जो फ्रिज वाला मैंने आपको एग्जांपल दिया है, जब उनके एंजाइम्स ही वर्क नहीं करेंगे तो वो रेस्पिरेशन को भी कैसे यहाँ पे परफॉर्म हो सकती है। तो इसका मतलब है कि लेस देन दिस टेम्परेचर एंड मोर देन दिस टेम्परेचर रेस्पिरेशन डेफिनेटली गेट अफेक्टेड। आया समझ में? तो यहाँ पे नेक्स्ट हो जाएगा इफ क्या, टेम्परेचर, इफ टेम्परेचर इज lower than optimum, if temperature is lower than optimum, then enzymes get deactivated। पर डिनेचर परमानेंट डिनेचर नहीं हो रहा है, सिर्फ इनएक्टिव हो रहे हैं, है ना। तो एंजाइम्स गेट इनएक्टिव। समझ में आया, हाँ या ना, यस और नो? जल्दी से बोलिए, मैसेज मत करना, पर तुम तो मैसेज करे बिना मानोगे नहीं। 25 to 30, हाँ ठीक है, 25 to 30 बेस्ट होता है, आप सही कह रहे हो। मैं यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देती हूँ, ज्यादातर एनसीईआरटी में अगर आप जाओगे ना तो 25 to 30 डिग्री सेंटीग्रेड ही मिलेगा, पर 20 डिग्री तक भी कोई इनएक्टिव नहीं होते हैं एंजाइम्स, है ना। तो 20 से अगर नीचे जा रहे हैं तो बहुत ज्यादा लोअर टेम्परेचर हो जाता है। हाँ, 25 to 35 कभी भी देखिए, अगर आपको ऑप्शंस आते हैं, ये एक ऑप्शन है, ये एक ऑप्शन है, देन यू हैव टू ऑलवेज टिक ऑन दिस, क्योंकि 25 फिर भी बेस्ट टेम्परेचर है। 20 पे तो हो सकता है कुछ एक एंजाइम्स होते हैं जो, कुछ सब नहीं, एक राइबोजाइम एंजाइम है जो बेसिकली क्या है, वो इनएक्टिव नहीं होता है, बाकी सारे एंजाइम्स प्रोटीनेशियस हैं, क्योंकि राइबोजाइम एक नॉन प्रोटीनेशियस एंजाइम है। बाकी के सब कुछ एक एंजाइम्स होते हैं जो इतने डिग्री सेंटीग्रेड पर भी एक्टिव रहते हैं, इसके नीचे पे जाकर के तो ऑलमोस्ट सभी डीएक्टिव हो जाते हैं, ठीक है। तो ये था पहला हमारा टेम्परेचर। डेफिनेटली टेम्परेचर में लोअर देन दिस या दिस बात करूं तो अफेक्ट होगा, एंड मोर देन दिस तो परमानेंटली। तो इसका मतलब ये हाई टेम्परेचर, इससे लोअर टेम्परेचर, दोनों ही रेस्पिरेशन के रेट को क्या करेंगे, अफेक्ट करेंगे। अब टेम्परेचर के अलावा नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑक्सीजन की, ठीक है। आप बताइएगा, आपने पढ़ा है ऑक्सीजन क्या होगा? सीधी सी बात है, अगर हमारी बॉडी में ऑक्सीजन नहीं होगा तो हमारी बॉडी के पास क्या नहीं होंगे, वो 36 एटीपी तो नहीं बन पाएंगे, सिर्फ 2 एटीपी के मॉलिक्यूल्स बनेंगे, और वो भी ग्लाइकोलाइसिस में बन रहे थे, याद आया? और क्या वो 2 एटीपी के मॉलिक्यूल्स हमारी बॉडी की सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को कंडक्ट करने के लिए सफिशिएंट है? बिल्कुल भी नहीं, है ना। तो ये फैक्ट है कि ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन हमारी बॉडी में जितना ज्यादा होगा, जितना अच्छा होगा, हम उतने ही एनर्जेटिक होंगे, जितना कम होगा हम उतने ही बी एनर्जेटिक होंगे। क्लियर है? यानी कि ये भी क्या करता है, एक तरह से इनहिबिटरी इफेक्ट करता है ऑक्सीजन का रेस्पिरेशन पे, ठीक है, जनरली किस पर, जो एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है उस पर, ठीक है। तो दी इनहिबिटरी, इनहिबिटरी क्या लिखूंगी मैं यहां पर, इफेक्ट ऑफ ऑक्सीजन है, तो अच्छा चल रहा है ऑक्सीजन, लेकिन अगर इनहिबिटरी की तरह काम कर रहा है कि ऑक्सीजन होगा तो नहीं चलेगी, तो कौन सी वाली नहीं चलेगी, एनारोबिक रेस्पिरेशन नहीं चलेगी, ठीक है। कौन सी वाली नहीं चलेगी, एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो इनहिबिटरी इफेक्ट ऑफ ऑक्सीजन मैं कह सकती हूँ यहाँ पे किस पर, ऑन एन एरोबिक
एन एरोबिक रेस्पिरेशन। मैंने यहाँ पर एरोबिक रेस्पिरेशन नहीं लिखा है, क्यों नहीं लिखा है बता देती हूँ फिर से दोबारा से, कि अगर ऑक्सीजन हमारी बॉडी के अंदर अच्छा है तो नेचुरल सी बात है तो 36 या तो 38 एटीपी मॉलिक्यूल्स बनेंगे बनेंगे। अगर ऑक्सीजन हमारी बॉडी में है, हमारी भी तो बात चलो ठीक है हो गया कंप्लीट, कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जिनसे हमें बहुत बड़े बेनिफिट्स होते हैं, जैसे कि अल्कोहल प्रोड्यूसिंग यीस्ट सेल्स हैं। अगर यीस्ट सेल्स में अगर यीस्ट सेल्स में आप ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन बढ़ा दो, जितनी भी अल्कोहल इंडस्ट्रीज हैं वहां पर ऑक्सीजन डेफिशिएंट एनवायरमेंट रखा जाता है, ऑक्सीजन एफिशिएंट नहीं डेफिशिएंट रखा जाता है। क्यों? क्योंकि अगर वहां पर ऑक्सीजन बढ़ा दिया आपने तो एल्कोहल इथाइल एल्कोहल ही नहीं बन पाएगा, CO2 का प्रोडक्शन ही नहीं हो पाएगा, है ना। तो जब इथाइल एल्कोहल ही नहीं बन पाएगा, मेन प्रोडक्ट तो आपका वही था ना, वो आपको मिल नहीं पाएगा। तो इसीलिए इनहिबिटरी इफेक्ट होता है ऑक्सीजन का भी रेस्पिरेशन पे, लेकिन कौन सी वाली रेस्पिरेशन पे? एनारोबिक रेस्पिरेशन पे, जो ईस्ट सेल्स में चलती है, जो हमारे मसल सेल्स में चलती है, उनमें होता है। ठीक है। और ये सबसे पहले जो कॉन्सेप्ट दिया था लुईस पास्चर ने दिया था, इसीलिए इस वाले इफेक्ट को कहा जाता है क्या? पास्चर इफेक्ट। ठीक है। ये सबसे पहले लुईस पास्चर ने बताया था ये वाला, तो इसीलिए इसको पास्चर इफेक्ट भी कहा जाता है, पास्चर इफेक्ट ऑफ रेस्पिरेशन। तो पास्चर इफेक्ट ऑफ रेस्पिरेशन का मतलब है कि उस केस में ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाया जा रहा है, जिसकी वजह से एनारोबिक जो रेस्पिरेशन है वो रिड्यूस हो रही है। हाँ या ना, समझ में आया कि नहीं आया? पास्चर इफेक्ट का एग्जांपल सबसे बढ़िया इन्होंने सबसे पहले यीस्ट में देखा था। आया कि नहीं आया? यस और नो? पॉजेस इफेक्ट, पॉजेस नहीं बेटा, पास्चर इफेक्ट, लुईस पास्चर। ठीक है। देखिएगा अब हम देखते हैं थर्ड, अगर ऑक्सीजन है तो डेफिनेट सी बात होगा कि अब हम CO2 की बात करेंगे। अगर CO2 का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा तो बताइए क्या होगा? मैं प्लांट्स की बात कर रही हूँ, अपनी भी बात कर रहे हैं हम। अगर CO2 का कॉन्सेंट्रेशन हमारी बॉडी के अंदर में हो रहा है, इसका मतलब है एनारोबिक रेस्पिरेशन ज्यादा हो रहा है, अमाउंट ऑफ एटीपी के मॉलिक्यूल्स कम फॉर्म हो रहे हैं और हम बहुत ज्यादा एनर्जेटिक नहीं रह पाएंगे। अगर प्लांट्स की मैं बात करती हूँ तो प्लांट्स में क्या होता है, जनरली CO2 का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा तो स्टोमेटा क्लोज होंगे, और अगर स्टोमेटा क्लोज होंगे तो रेस्पिरेशन डिक्रीज होगी। ठीक है। तो CO2 के केस में क्या होगा? अगर इंक्रीज है CO2, इंक्रीजेस इंक्रीज CO2 क्या करती है? क्लोज करती है, क्लोजेस स्टोमेटा, स्टोमेटा को क्लोज करती है। और फिर क्या होगा? अगर स्टोमेटा क्लोज होंगे तो रेस्पिरेशन डिक्रीज हो जाएगा, देन रेस्पिरेशन डिक्रीज, ये कहानी हो जाएगी। ठीक है। आया समझ में कि नहीं आया? ठीक है। अगर ऐसे ही नेक्स्ट एक और मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ उसको, फोर्थ को, सेल की एज ऑफ सेल, इसका भी बड़ा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है रेस्पिरेशन को अफेक्ट करने में। अगर एक यंगर सेल है, देखा ना बच्चे बड़े एक्टिव होते हैं, टीनेजर्स तक भी आप सब भी बहुत एक्टिव हो, बहुत ज्यादा, है ना। इसके बाद क्या होता है, जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है सेल्स की तो ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होती चली जाती है। इसका मतलब है कि यंगर सेल्स हैं तो ऑक्सीजन इंक्रीज है, अगर सेल्स की एज बढ़ रही है, इंक्रीजेस द एज ऑफ सेल्स, देन डिक्रीजेस द रेट ऑफ रेस्पिरेशन। क्लियर है? तो यहां पर क्या हो जाएगा, एजेस में रेस्पिरेशन क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। यंगर सेल्स, मैं यहां पे लिख रही हूं यंगर सेल्स, इसका मतलब इंक्रीज रेस्पिरेशन, एजेड सेल्स डिक्रीज रेस्पिरेशन, उल्टा हो जाएगा। ठीक है। तो एज, जो सेल्स की एज है वो भी बड़ा फैक्ट करती है, एजेड सेल्स डिक्रीज रेस्पिरेशन। आया समझ में कि नहीं आया? अब देखिएगा इसके बाद में नेक्स्ट जो इफेक्ट है वो है सॉल्ट या सॉल्ट्स। ठीक है। साइड का नहीं दिख रहा है? चलिए अभी साइड वाला दिखा देते हैं आपको। आप दिख गया? दिख गया? ठीक है। सॉल्ट की अगर हम बात करते हैं तो देखिए, अगर हम एक प्लांट सेल को या प्लांट को सॉल्ट के अंदर में प्लेस करते हैं, मैंने आपको मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट्स में एक सुंदरबन की कहानी बताई थी ना, सुंदरी प्लांट्स के बारे में बताया था, है ना, वहां पे। तो वो जो प्लांट्स होते हैं उनमें आपको याद है न्यूमेटोफोर्स,
के थ्रू रेस्पिरेशन, यानी कि क्या होते हैं, रूट्स जियोट्रॉपिज्म को नेगेटिवली शो करते हैं, बाहर निकल आते हैं। सॉल्टी एरिएट होता है, मार्शी एरिएट होता है, इसीलिए तो उनके रूट्स नीचे नहीं जाते हैं, बाहर निकल आते हैं रेस्पिरेशन करने के लिए। तो अगर हम किसी भी एक सेल को सॉल्ट के अंदर में प्लेस करते हैं तो रेस्पिरेशन को वो सपोर्ट करती है, बढ़ जाता है। ठीक है, तो यहां पर मैं क्या लिखूंगी कि इफ प्लांट इज प्लेस्ड इन सॉल्टी एरिया, ठीक है, तो इस केस में क्या हो जाएगा कि जो रेस्पिरेशन होगा वो बढ़ जाएगा। ठीक है, देन रेस्पिरेशन इंक्रीज। अच्छा, ऐसी वाली जब सॉल्ट की प्रेजेंस की वजह से रेस्पिरेशन बढ़ता है ना, तो ऐसे रेस्पिरेशन को हम सॉल्टी रेस्पिरेशन कहते हैं। दिस टाइप ऑफ रेस्पिरेशन इज सॉल्ट रेस्पिरेशन। ठीक है, ये है आपका नेक्स्ट। इंक्रीजेस द अमाउंट ऑफ सॉल्ट इंक्रीजेस द रेट ऑफ रेस्पिरेशन। ठीक है, आया समझ में कि नहीं आया? एक और मैं इसी में नीचे यहीं पे लिख देती हूँ, सिक्स्थ पॉइंट है, इसके अलावा हॉर्मोन्स का भी रेस्पिरेशन पे बड़ा इम्पैक्ट होता है, हॉर्मोन्स। ठीक है, कुछ एक ऐसे हॉर्मोन्स हैं कि अगर वो प्लांट्स के पास ज्यादा होंगे तो रेस्पिरेशन बहुत अच्छा होगा। जैसे कि एग्जाम्पल जितने भी ग्रोथ हॉर्मोन्स होते हैं, इंडोल एसिटिक एसिड, जिब्रेलिक एसिड, बेटा कल भी मैंने इसका फुल फॉर्म लिखा था, जीए, जिब्रेलिक एसिड। और एक होता है साइटोकाइनिन, एक होता है साइटोकाइनिन। ये सभी अगर, ऐसा क्या, अच्छा दिखाओ, अच्छा अच्छा पेन बदलती हूँ, हाँ ठीक है। देखिए अब दिख जाएगा, ये दिख रहा है, या मैं वाइट ही यूज कर लेती हूँ, देखिएगा हॉर्मोन्स, अब दिख रहा है बेटा जानवी? हॉर्मोन्स में देखिएगा क्या होता है कि अगर इंडोल एसिटिक एसिड आईएए या जिब्रेलिक एसिड जीए एंड साइटोकाइनिन, ये सभी ग्रोथ हॉर्मोन्स हैं, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हम पढ़ेंगे इनके बारे में। ठीक है, अगर ये इंक्रीज हैं, अच्छे से बढ़े हुए हैं, देन डेफिनेटली दे इंक्रीज रेस्पिरेशन, तो ये रेट ऑफ रेस्पिरेशन को इंक्रीज करते हैं। अगर इनका अमाउंट कम है तो ये रेट ऑफ रेस्पिरेशन को भी डिक्रीज करते हैं। ये साइड में कुछ रब कर देती हूँ, आप सबने नोट कर लिया होगा ना यहाँ से? हाँ ठीक है, टेम्परेचर। इसके बाद में हम नेक्स्ट फैक्टर के बारे में बात करेंगे और वो है लाइट। ठीक है, ठीक है, लाइट सेवेंथ। देखिए अगर ज्यादा लाइट होती है तो क्या होता है, इंटेंसिटी ऑफ हाईलाइट, स्टोमेटा की ओपनिंग होती है, और जब स्टोमेटा की ओपनिंग होगी तो रेट ऑफ रेस्पिरेशन क्या होगा, इंक्रीज होगा, नेचुरल सी बात है अगर हाईलाइट इंटेंसिटी, ठीक है, तो क्या होगा, स्टोमेटा की क्या हो जाएगी, ओपनिंग हो जाएगी यहाँ पर, और टेम्परेचर भी बढ़ेगा, नेचुरल सी बात है। तो क्या हो जाएगा, स्टोमेटल ओपनिंग, ओपनिंग, ठीक है। और जब ये कहानी होगी तो सीधी सी बात है, रेस्पिरेशन बढ़ जाएगा, घटेगा नहीं, इंक्रीज हो जाएगा रेस्पिरेशन। हाँ, जब CO2 बढ़ेगा तो रेस्पिरेशन डिक्रीज हो जाएगा क्योंकि स्टोमेटा क्लोज हो जाएगी। ठीक है, लेकिन लाइट के केस में क्या हो जाएगा, जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट एट्थ है इनहिबिटर्स। देखिए इनहिबिटर्स हमने पहले ही पढ़ लिए थे, मैं दोबारा से नाम नहीं लिख रही हूँ, याद आया? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में हमने कुछ इनहिबिटर्स देखे थे, साइनाइड्स है ना, कार्बन मोनोऑक्साइड, एंटी साइनिन है ना, ओलिगोमाइसिन, हमने कुछ साइनाइड वहां पे इनहिबिटर्स के नाम। कोई भी अगर उनमें से इनहिबिटर हो तो वो क्या करते हैं, वो कॉम्प्लेक्स को ब्लॉक करते हैं, और जब कॉम्प्लेक्सेस ब्लॉक हो जाएंगे तो उसका मतलब रेट ऑफ रेस्पिरेशन डिक्रीज हो जाएगा। तो अगर इनहिबिटर्स हैं तो इनहिबिटर्स जनरली क्या करते हैं, रेट ऑफ रेस्पिरेशन को डिक्रीज करते हैं। ठीक है, इफ दे आर प्रेजेंट, चाहे थोड़े हैं चाहे ज्यादा है, लेकिन
रेस्पिरेशन को तो ये डिक्रीज ही करेंगे। रेस्पिरेशन विल गेट डिक्रीज इन केस ऑफ इनहिबिटर्स आर प्रेजेंट इन द सेल। ठीक है, इसके अलावा एक लास्ट पॉइंट के साथ में मैं इसको फिनिश करती हूँ। देखिए, हमारी बॉडी में अगर हम बीमार हो जाए, कोई घाव चोट लग जाए, इंजरी हो जाए, तो क्या होता है, हीलिंग प्रॉपर्टी होती है ना। और हीलिंग प्रॉपर्टी कब होती है, जब हमारी सेल्स बहुत ज्यादा एक्टिव होती हैं। तो एक्टिव के लिए हमें क्या चाहिए होता है, ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है। इसका मतलब वो सब केसेस रेस्पिरेशन के रेट को बढ़ाते हैं। ठीक है, अगर आपको चोट लग गई है, आपको लग जाए, किसी भी लिविंग ऑर्गन्स को लग जाए, प्लांट्स को लग जाए, अगर हमें कोई इंजरी है, वुंड है, कोई घाव हो गया है, या हम बीमार हो गए हैं, डिजीज है, तो ये सारे के सारे फैक्टर, क्योंकि इस केस में हमें बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, और वो अमाउंट ऑफ एनर्जी तो रेस्पिरेशन के थ्रू कंप्लीट होगी। इसका मतलब है ये सब के सब किसके थ्रू होते हैं, यानी कि ये दे ऑल इंक्रीज रेस्पिरेशन। These all factors will increase the respiration। और एक बच्चा पूछा था कि मैम केमी ऑस्मोटिक, शायद वो अभिषेक ने पूछा था कि केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस जो थ्योरी थी उसको किसने दिया था। ये शायद हमने फोटोसिंथेसिस पढ़ भी लिया था कि पीटर मिचेल एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसको दिया था। ठीक है, मैं यहाँ पर इसको लिख देती हूँ, केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस, या थ्योरी लिख देती हूँ, केमी ऑस्मोटिक थ्योरी और हाइपोथेसिस कुछ भी लिख दीजिएगा। दिस थ्योरी वाज गिवन बाय whom, किसने दिया था, पीटर मिचेल। ठीक है, पीटर मिचेल। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, ये हमेशा डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है जी। सो विद दिस वी फिनिश आवर टुडेज क्लास विद दिस कंप्लीट चैप्टर। नेक्स्ट क्लास में हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, असाइनमेंट सॉल्व करेंगे। कोई डाउट है एक बार बता दीजिएगा मुझे, अदरवाइज आई एम गोइंग टू डिस्कनेक्ट द क्लास। हाँ बेटा, फरदीन टपोरी, वाटर करता है क्या, वाटर क्या करता है, हाँ ऑफ कोर्स वाटर भी करेगा, क्योंकि वाटर, वैसे तो यहाँ पे वाटर का ऑलरेडी फॉर्मेशन होता है, लेकिन हाँ वाटर में भी क्या होता है, ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है। तो आप कह सकते हैं कि वाटर का है, लेकिन वाटर तो टेम्परेचर की तरह होता है, बहुत हाई अमाउंट ऑफ वाटर भी अगर एक्सेस में है तो वो डिक्रीज करेगा रेट ऑफ रेस्पिरेशन को। ठीक है, क्योंकि उसके इसमें क्या होगा, बहुत ज्यादा अगर वाटर है, प्लांट्स के स्टोमेटा अगर ओपन नहीं हो रहे हैं या हो रहे हैं लगातार ट्रांसफर, क्योंकि जब वाटर बहुत हाई होता है तो उसके इसमें क्या होता है, टेम्परेचर डाउन होता है, और जब टेम्परेचर डाउन होता है तो स्टोमेटा ओपन नहीं होते हैं, तो रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन नहीं हो पाता है। तो वो बिल्कुल टेम्परेचर की तरह वर्क करता है। ऑप्टिमम लेवल तक वाटर है देन इट्स ओके, अगर ऑप्टिमम से अप एंड डाउन है देन रेट ऑफ रेस्पिरेशन इज डेफिनेटली अफेक्ट। इज इट क्लियर नाउ, हाँ या ना, और किसी को डाउट है क्या, क्लियर है मैम सभी। ओके बेटा, बाय, टेक केयर।